मॉडर्न वॉरफेयर का एक सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। आपको सब कुछ देखना है, पर आपको कोई देख ना पाए। बिल्कुल। दशकों तक जब हम रडार के बारे में सोचते थे, तो हमारे दिमाग में एक ही इमेज बनती थी, एक बड़ी सी घूमती हुई मेटल डिश। लेकिन आज की लड़ाई में वो मैकेनिकल मूवमेंट बहुत धीमी और बहुत लाउड है। दुश्मन को दूर से ही पता चल जाता है कि आप उसे देख रहे हैं। बिल्कुल, वो घूमती हुई डिश एक तरह से चिल्ला चिल्ला कर अपनी मौजूदगी का ऐलान करती है। तो सवाल ये था कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक रडार बिना हिले डुले चुपचाप लगभग इंस्टेंटली अलग-अलग दिशाओं में देख सके? और इसी सवाल का जवाब है फेज्ड अरे टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल रोटेशन को हटाकर इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग का इस्तेमाल करना। इससे आर्म्ड फोर्सेस एक ही समय में कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती हैं, मिसाइल गाइड कर सकती हैं, और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं, और पैसिव यानी पेसा और एक्टिव यानी एसा इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड सिस्टम्स के बीच वो कौन सा बड़ा फर्क है जिसने बैटलफील्ड के सारे नियम बदल दिए। और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक में ये बदलाव सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये सोच में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। ये स्पीड, मल्टीटास्किंग और रिलायबिलिटी का वो कॉम्बिनेशन है जो पुराने रडार सिस्टम में मुमकिन ही नहीं था। ये उस देखने और देखे न जाने वाले पैराडॉक्स को सॉल्व करने की कोशिश है। ठीक है, तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, एक रडार बिना फिजिकली घूमे अलग अलग दिशाओं में देख कैसे सकता है? इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कोर कॉन्सेप्ट बड़ा एलिगेंट है। एक बड़ी डिश इस्तेमाल करने की जगह ये टेक्नोलॉजी कई छोटे छोटे फिक्स्ड एंटेना एलिमेंट्स की एक अरे यानी एक ग्रिड का इस्तेमाल करती है। सोचिए, सैकड़ों या हजारों छोटे छोटे एंटेना एक साथ एक फ्लैग पैनल पर लगे हुए हैं। तो एक बड़ी आंख की जगह हजारों छोटी छोटी आंखें। एग्जैक्टली। और ये सारी छोटी आंखें मिलकर एक सिंगल कंट्रोलेबल बीम बनाती हैं। अब सवाल है, कैसे? हर एंटेना एलिमेंट के पीछे एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसे कहते हैं फेज शिफ्टर। ये इस पूरे सिस्टम का दिल है। जब एक सेंट्रल ट्रांसमीटर से रेडियो सिग्नल आता है तो वो इन सारे फेज शिफ्टर से होके गुजरता है। एक मिनट, फेज शिफ्टर मतलब ये सिग्नल के फेज को शिफ्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये सिग्नल को थोड़ा डिले करने जैसा है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये हर एंटेना एलिमेंट तक पहुंचने वाले सिग्नल में एक बहुत छोटा प्रिसाइसली कंट्रोल्ड टाइम डिले डालता है। अब सोचिए, जब हजारों एंटेना से ये स्लाइटली डिलेड तरंगे निकलती हैं तो वो हवा में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। इसे कहते हैं वेव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो हमने स्कूल की फिजिक्स में पढ़ा था। वही, कुछ जगहों पर तरंगे एक दूसरे से जुड़कर और मजबूत हो जाती हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बाकी दिशाओं में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करके हम एक सिंगल पावरफुल फोकस्ड बीम ऑफ एनर्जी बना सकते हैं और उसे जिस दिशा में चाहें उस दिशा में स्टीयर कर सकते हैं बिना किसी मूविंग पार्ट के। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ सिग्नल्स के बीच टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क डालकर आप मीलों दूर एनर्जी की एक बीम को डायरेक्ट कर सकती हैं। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। और ये होता भी साइंस फिक्शन की स्पीड से है। एक कंप्यूटर इन सभी फेज शिफ्टर्स को कंट्रोल करता है और वो माइक्रोसेकंड्स के अंदर बीम को आसमान के एक कोने से दूसरे कोने में जंप करवा सकता है। इसीलिए इसे एजाइल बीम कहते हैं। एक पल में वो एक फाइटर जेट को ट्रैक कर रहा है और अगले ही पल एक आने वाली मिसाइल पर फोकस कर रहा है। लेकिन हमारे सोर्सेज में इसकी एक बड़ी लिमिटेशन का भी जिक्र है। इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का दायरा आमतौर पर सिर्फ 120 डिग्री तक ही होता है, 60 डिग्री बाईं ओर और 60 डिग्री दाईं ओर। ये 360 डिग्री कवरेज क्यों नहीं दे पाता? ये इस इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग मेथड की एक फिजिकल लिमिटेशन है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की रोशनी को फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप ग्लास को सीधा रखते हैं तो आपको एक शार्प पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट मिलता है। हाँ, जिससे कागज भी जल जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही आप ग्लास को ज्यादा एंगल पर झुकाना शुरू करते हैं वो पॉइंट ऑफ लाइट फैलकर एक कमजोर ओवल शेप का धब्बा बन जाता है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। फेज अरे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे जैसे आप बीम को सेंटर से ज्यादा दूर एक्सट्रीम एंगल्स पर मोड़ने की कोशिश करते हैं, बीम की शेप डिफॉर्म होने लगती है और उसकी इफेक्टिव पावर घट जाती है। 60 डिग्री के बाद यह असर इतना ज्यादा होता है कि रडार प्रैक्टिकली बेकार हो जाता है।
अच्छा, तो 360 डिग्री कवरेज के लिए आपको प्लेन या जहाज पर ऐसे 3 या 4 फिक्स्ड एरे लगाने पड़ेंगे जो अलग-अलग दिशाओं में देख रहे हों। एग्जैक्टली कई मॉडर्न वॉरशिप्स और AEWNC एयरक्राफ्ट यही करते हैं। इस सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। एक सिंपल रूल है, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी एंटेना उतना ही छोटा बनेगा। इसलिए ये एरेज हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस जैसे वेव के लिए परफेक्ट है, जहां हजारों छोटे छोटे एंटेना एक छोटे से स्पेस में फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग काम कैसे करता है, पर मुझे पता है कि फेज्ड अरे में भी 2 बहुत अलग-अलग फिलॉसफीज हैं, पैसा और एएसा। यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चलिए पुराने सिस्टम पैसा से शुरू करते हैं। पैसा का मतलब है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे। यहाँ पैसिव शब्द बहुत जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये एक सिंगल शेयर्ड RF सोर्स का इस्तेमाल करता है। मतलब एक ही बहुत पावरफुल ट्रांसमीटर पूरे सिस्टम के लिए सिग्नल पैदा करता है और एक ही सेंसिटिव रिसीवर सिग्नल को सुनता है। तो एक ही सोर्स से सिग्नल निकलकर इन हजारों एंटेना एलिमेंट्स तक जाता है। हाँ, वो एक बड़ा सेंट्रल ट्रांसमीटर सिग्नल भेजता है जो फिर फेज शिफ्टर्स से गुजरकर अलग-अलग एंटेना तक पहुंचता है। फेज शिफ्टर्स यहाँ पैसिव कंपोनेंट्स हैं। वो सिग्नल को जनरेट नहीं करते, सिर्फ उसे स्टीयर करने के लिए उसके फेज को मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन इस आर्किटेक्चर में एक बहुत बड़ी कमजोरी छुपी है। अगर सब कुछ एक ही सेंट्रल ट्रांसमीटर पर निर्भर है, तो मेरा पहला ख्याल ये है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बनाता है। अगर दुश्मन उस एक फ्रीक्वेंसी को जैम कर दे या उस ट्रांसमीटर को ही डिसेबल कर दे, तो क्या पूरा सिस्टम ब्लाइंड हो जाता है? आपने इसकी सबसे बड़ी नब्ज पकड़ ली, क्योंकि पैसा एक समय में एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। उसे जैम करना दुश्मन के लिए बहुत आसान होता है। अगर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने उस एक फ्रीक्वेंसी को पकड़कर उस पर नॉइज ब्लास्ट कर दिया, तो पैसा रडार पूरी तरह अंधा हो सकता है। साथ ही इसकी स्कैन रीड भी ईसा के मुकाबले धीमी होती है और ये सही मायने में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। ये एक बार में एक ही काम ठीक से कर पाता है, या तो सर्च करे या ट्रैक करे। तो जाहिर है कि अगला एवोल्यूशनरी स्टेप इसी सेंट्रलाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। क्या ASA टेक्नोलॉजी इसी दिशा में एक कदम है? ये सिर्फ एक कदम नहीं, एक बहुत बड़ी छलांग है। एसा का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। यहाँ एक्टिव शब्द ही सब कुछ बदल देता है। एसा सिस्टम में हर एक एंटेना एलिमेंट अपने खुद के छोटे सॉलिड स्टेट ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल यानी TRM से जुड़ा होता है। हर एक एलिमेंट का अपना TRM। इसका मतलब हर छोटा एंटेना अपने आप में एक मिनी रडार है। एग्जैक्टली हर TRM खुद सिग्नल ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी। तो अब आपके पास एक बड़ा सेंट्रल ट्रांसमीटर नहीं है, बल्कि अरे में ही हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स फैले हुए हैं। पावर और कंट्रोल दोनों ही डिसेंट्रलाइज हो गए हैं। तो इस आर्किटेक्चर से बैटलफील्ड में क्या कुछ मुमकिन हो जाता है जो पेसा के साथ सोचा भी नहीं जा सकता था? यहीं से ASA के रेवोल्यूशनरी फायदे सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है जैमिंग रेजिस्टेंस। चूंकि हर TRM को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है, एक ASA रडार एक ही समय में सैकड़ों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर सिग्नल भेज सकता है। वो अपनी फ्रीक्वेंसीज को मिली सेकेंड्स में बदल सकता है। दुश्मन के जैमर के लिए इन हजारों फ्रीक्वेंसीज को एक साथ ढूंढना और जैम करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब ये रडार एक तरह से बैकग्राउंड नॉइज में ही घुल मिल जाता है। बिल्कुल। और यहीं से इसका दूसरा फायदा आता है, स्टेल्थ। ASA रडार एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसे लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट या LPI कहते हैं। ये अपनी एनर्जी को बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पर इतना फैला देता है कि दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर को ये सिग्नल एक सामान्य बैकग्राउंड स्टैटिक जैसा लगता है। मतलब आपका फाइटर जेट दुश्मन को देख रहा होता है, पर दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। ये देखने और देखे ना जाने वाली क्षमता है। और तीसरा फायदा मल्टीटास्किंग होगा, है ना? ट्रू मल्टीटास्किंग। एक ASA रडार अपने TRMs के कुछ ग्रुप्स को सर्च करने के लिए, कुछ को 10-12 अलग अलग टारगेट्स को ट्रैक करने के लिए और कुछ को मिसाइल गाइड करने के लिए एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। ये सब रियल टाइम में होता है। इस फर्क को समझाने के लिए हमारे सोर्स में एक बेहतरीन एनालॉजी दी गई है। PSA रडार की तुलना एक ऐसे इंसान से की गई है जिसके पास एक बहुत पावरफुल मेगाफोन और कुछ शीशे हैं। वो एक बार में एक ही संदेश एक ही फ्रीक्वेंसी पर चिल्ला सकता है। हाँ, वो शीशों का इस्तेमाल करके आवाज को अलग अलग दिशाओं में मोड़ सकता है, पर संदेश एक ही रहेगा। ये एक परफेक्ट एनालॉग है। वो एक ही गाना गा सकता है। वहीं एक ASA रडार एक विशाल कॉयर की तरह है,
जहां हर गायक के पास अपना खुद का मेगाफोन है। वो सब मिलकर एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पिच पे अलग अलग गाने गा सकते हैं। जाहिर है इस क्वायर को जाम करना या अनदेखा करना लगभग नामुमकिन है। ये एनालॉजी इसे बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर देती है। और आपकी क्वायर एनालॉजी को एक कदम और आगे ले जाएं तो ऐसा क्वायर कि कुछ गायक गा रहे होते हैं, मतलब ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरे गायक उसी समय सुन रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं। ये ट्रांसमिट और रिसीव की साइमल्टेनियस कैपेबिलिटी ही इसे इतना पावरफुल बनाती है जो पैसा का अकेला मेगाफोन कभी नहीं कर सकता। वैसे सोर्स में हाइब्रिड सिस्टम्स का भी जिक्र है। क्या ये बीच का कोई रास्ता है? हाँ, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्प्रोमाइज है। हाइब्रिड सिस्टम्स में अरे को छोटे छोटे सब अरेज में बांट दिया जाता है। हर सब अरे अंदर से एक पैसा की तरह काम करता है, लेकिन हर सब अरे का अपना एक आरएफ फ्रंट एंड होता है। इससे आपको फुल एसा सिस्टम के मुकाबले कम कीमत पर कुछ एसा जैसे फायदे मिल जाते हैं, जैसे कई इंडिपेंडेंट बीम बनाने की क्षमता। ये एक मिडिल ग्राउंड है। तो पेसा से ऐसा में ये जो शिफ्ट है, ये सिर्फ एक इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं लगता, ये बैटलफील्ड के नियमों को ही बदल रहा है। ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो एसा की टैक्टिकल सुपीरियॉरिटी जबरदस्त है। आज का युद्ध क्षेत्र बहुत क्राउडेड और कॉम्प्लेक्स है। एक ही समय में दर्जनों चीजें हो रही हैं। आने वाली मिसाइलें, दुश्मन के फाइटर जेट्स, ग्राउंड थ्रेड्स, ड्रोन्स। एक पेसा रेडार इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड से सैचुरेट हो जाएगा। वो एक या दो लक्ष्यों पर ही फोकस कर पाएगा, जबकि एसा रेडार शांति से इन सभी खतरों को एक साथ ट्रैक और प्रायोरिटाइज कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचाव तो आज के दौर में सर्वाइवल की गारंटी जैसा है। ये एक बहुत बड़ा सर्वाइवल एडवांटेज है। दुश्मन एसा सिस्टम को आसानी से अंधा नहीं कर सकता। ये युद्ध के मैदान पर आपके प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो फाइटर जेट हो या वॉरशिप, को कहीं ज्यादा रेजिलिएंट और सर्वाइवेबल बनाता है। और फिर स्टेल्थ का फायदा है, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मतलब सी फर्स्ट शूट फर्स्ट की जो डॉक्ट्रीन है, एसा उसका कोर एनेबलर है। एब्सोल्युटली। एसा की एलपीआई कैपेबिलिटी का मतलब है कि एक F-35 या एक रफाइल जैसा फाइटर जेट दुश्मन को उसकी इफेक्टिव रेंज में आने से बहुत पहले ही डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, और दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होती। जब तक दुश्मन के सिस्टम्स को पता चलता है कि वो खतरे में है, तब तक मिसाइल हवा में होती है। एसा सिर्फ एक सेंसर नहीं है, ये इंफॉर्मेशन डोमिनेंस का एक हथियार है। ये उस पैराडॉक्स को सच में सॉल्व करता है। आप सब कुछ देख सकते हैं, पर आपको कोई देख नहीं सकता। तो अगर हम आज की चर्चा को संक्षेप में देखें, फेज्ड एरे रडार बिना हिले दुले बीम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टीयर करते हैं। इसका पुराना वर्जन है पैसा, जो एक सेंट्रल ट्रांसमीटर पर निर्भर करता है, जिससे उसे जाम करना आसान है और वो एक समय में एक ही काम कर सकता है। और इसका मॉडर्न रेवोल्यूशनरी वर्जन है एसा, जहां हर एंटेना एलिमेंट का अपना ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल यानी TRM होता है। ये इसे एक साथ कई फ्रीक्वेंसीज पर काम करने, जैमिंग से बचने और सही मायने में मल्टीटास्किंग करने की क्षमता देता है। तो पीसा से एसा का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी का विकास नहीं है, ये मॉडर्न वॉरफेयर की फिलॉसफी में एक बदलाव है। ये स्पीड, स्टिल्थ और सिचुएशनल अवेयरनेस को उस लेवल पर ले जाता है जो पहले मुमकिन ही नहीं था। बिल्कुल। और ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाता है। क्या है वो? हमने बात की कि एसा में हजारों TRMs होते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हजारों छोटे इंडिपेंडेंट रेडार मॉड्यूल्स का होना, जो सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, एसा को पीसा के एक अकेले शक्तिशाली बीम की तुलना में दुश्मन के जामर के लिए लगभग अदृश्य कैसे बना देता है। इसका जवाब ही मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सार है।